आज हम भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं? इसका सूत्र निगमित कीजिए। रैखिक आवर्धन की परिभाषा बताना है और इसके लिए व्यंजक या कह सकते हैं सूत्र निगमित करना है। सबसे पहले देखते हैं रैखिक आवर्धन की परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा लिखने के पहले आपको हेडिंग लिख लेना है, रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन क्या है? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार की जगह पे लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार, यह कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। गणितीय रूप में लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं? रैखिक आवर्धन बराबर ऊपर लिखना है प्रतिबिंब का आकार और नीचे लिखना है वस्तु का आकार। दोनों का अनुपात यहाँ पर करना है ना। तो प्रतिबिंब का आकार बटे में वस्तु का आकार, यह कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, ठीक है। अब यदि वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार ओ हो, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट माने वस्तु, और प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई आई हो, आई फॉर इमेज, तो वस्तु का आकार यदि ओ है और प्रतिबिंब का आकार यदि आई है, तो ऊपर वाले सूत्र में जब मान रखेंगे तो रैखिक आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब बराबर में प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार होता है, तो प्रतिबिंब के आकार के लिए i आ जाएगा और बटे में वस्तु के आकार के लिए o आ जाएगा, मतलब m बराबर i बटे o हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, चाहे अवतल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन पूछे चाहे उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन पूछे, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर में आपको ये समीकरण 1 तक लिखना पड़ेगा, है ना। यदि प्रश्न में, जैसे कि मैंने प्रश्न में लिखा नहीं है, मैंने प्रश्न में सीधा लिख दिया कि इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस के लिए व्यंजक निगमित कीजिए या अवतल लेंस के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो यदि किसी विशेष लेंस के लिए पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक समीकरण 1 तक निकाल लेना है। उसके बाद जिस लेंस के लिए पूछा जाता है उस लेंस के चित्र बनाना है। आगे मैं आपको दोनों लेंसों के लिए चित्र बताने वाला हूँ, लेकिन यदि प्रश्न में उत्तल लेंस के लिए पूछता है वो तो उत्तल लेंस का आपको बनाना है, अवतल लेंस के लिए यदि पूछता है तो अवतल लेंस का चित्र आपको उत्तर में बनाना है। अभी आपको अपनी कॉपी में दोनों चित्र बना के रखना है। ये देखो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए चित्र बना हुआ है। कौन सा चित्र है ये? याद हो यदि आपने इसके पहले उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित किया था, वही चित्र यहाँ पर बना हुआ है। उत्तल लेंस के लिए जो लेंस सूत्र निगमित करते हैं उसमें जो चित्र बनाया था वही यहाँ पर चित्र बना है। ऐसे ही अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित करते समय जो चित्र बनाया था वो आगे इसके बाद आपको बताने वाला हूँ मैं। चित्र में क्या बना था? चित्र में इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है जिसको L नाम दिया गया है, O इसका प्रकाश केंद्र है और इस लेंस के सामने एक कोई वस्तु AB रखी है। वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और फोकस से होकर इस प्रकार से गुजर जाएगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाश केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? A' पर मिलती हैं। मतलब A' से यदि लंब डालेंगे तो A' B' क्या हो जाएगा? AB वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो लेंस सूत्र
में जो उत्तल लेंस के लिए चित्र बनाया था वही चित्र यहाँ पर बनाया है। जैसे उत्तल लेंस के लिए चित्र बना है वैसे ही अवतल लेंस के लिए भी यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। अवतल लेंस का जो चित्र है ये चित्र भी लेंस सूत्र में जो चित्र बनाया था, लेंस सूत्र निर्मित करते समय चित्र बनाया था, वही चित्र यहाँ पर बनाया गया है। इस चित्र में इस प्रकार से एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस के सामने एक कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो नियम के अनुसार फोकस से होकर उसको गुजरना चाहिए। लेकिन अवतल लेंस में फोकस बाईं ओर होता है, यहाँ पे होता है, तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से अपवर्तित होगी कि पीछे बढ़ाने पर वो फोकस पे जाके मिल जाए। दूसरी जो प्रकाश की किरण है हमेशा कहाँ से गुजरती है? प्रकाश केंद्र से गुजरती है। प्रकाश केंद्र से जब ऐसे गुजरेगी तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाएगी। दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? ए डैश पर मिलती हैं। तो ए डैश से एक लंब डाल देंगे। ये जो लंब है यही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए दोनों चित्र जो बताए हैं ये दोनों चित्र पहले पढ़ चुके हैं। लेंस सूत्र जब निर्मित किए थे उस समय ये दोनों चित्र पढ़े थे। अब चित्र बनाने के बाद जिस लेंस के लिए प्रश्न में व्यंजक पूछा गया है उस लेंस को यहाँ पर लिखना है। जिस लेंस के लिए व्यंजक पूछ रहे हैं, जैसे उत्तल लेंस के लिए पूछ रहे हैं तो उत्तल लेंस लिखेंगे, अवतल लेंस के लिए पूछ रहे हैं तो अवतल लेंस लिखेंगे। लिख लेंगे उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है या बनता है। तो जिस लेंस के लिए है उसके लिए यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोनों लेंसों के जो चित्र बने हैं, दोनों लेंसों में त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ये दोनों हैं। जो दोनों चित्र बनाए हैं दोनों चित्रों में दोनों त्रिभुज ये हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। लेंस सूत्र जब निर्मित किया था तो लेंस सूत्र में भी इन दोनों त्रिभुजों को समरूप लिया गया था। ठीक है, समरूप जब होते हैं दो त्रिभुज तो क्या करते हैं? समरूप हैं मतलब उनके लंबों का अनुपात आधारों के अनुपात के बराबर लिखते हैं। तो त्रिभुज ये इस प्रकार से हैं। कोई भी चित्र देख लें, दोनों चित्रों में ये त्रिभुज इस प्रकार से हैं। एक त्रिभुज ए बी ओ ये इस प्रकार से बना है। दूसरा जो त्रिभुज है वो इस प्रकार से बना है ए डैश बी डैश ओ। ये इस प्रकार से दोनों त्रिभुज उसमें चित्र में बने हुए हैं। अब जो दोनों त्रिभुज लिए हैं इन दोनों त्रिभुजों में लंब कौन सा होगा? तो पहले त्रिभुज का लंब ए बी होगा और दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश हो गया। तो लंबों का अनुपात कर दिया यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश आ गया। अब दोनों त्रिभुजों के आधार देखेंगे। पहले त्रिभुज का आधार ओ बी है और दूसरे का ओ बी डैश है। तो इनके जो आधार हैं आधारों का अनुपात कर देंगे ओ बी बटे ओ बी डैश। लंबों का अनुपात बराबर आधारों का अनुपात। लिखते समय हमने बताया था कि जिस त्रिभुज को पहले लिखते हैं उस त्रिभुज के लंब को आधार को ऊपर लिखेंगे और जिस त्रिभुज को बाद में लिखते हैं उसके लंब को उसके आधार को हर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब चिन्ह पर पाटी लगाएंगे। चिन्ह पर पाटी जब लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए अलग मान निकलेगा, अवतल लेंस के लिए अलग मान निकलेगा। मान लेते हैं कि जो प्रश्न है प्रश्न में उत्तल लेंस के लिए पूछा गया है। तो उत्तल लेंस के लिए पूछा गया है तो उत्तल लेंस के लिए 4 मान हमको निकालने पड़ेंगे। ऊपर जो समीकरण 2 आया है उस समीकरण 2 में 4 मानों की आवश्यकता है। ए बी ए डैश बी डैश ओ बी डैश और ओ बी, इन 4 मानों की आवश्यकता है। तो इन 4 मानों को कहाँ से निकालेंगे? चित्र से देख के इन 4 मानों को निकालेंगे।
चित्र में सबसे पहले देखते हैं ए बी क्या है। ए बी क्या है? वस्तु है। ए बी मतलब वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार। वस्तु कहाँ पर है? वस्तु ये यहाँ पर बनी है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। चिन्ह परपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर यदि वस्तु होती है तो उसे उसकी लंबाई को धनात्मक लिया जाता है। तो वस्तु को ओ कहते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है ना, तो ओ लिख देंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए कैसी होगी? ये धनात्मक होगी। दूसरा मान जो इसमें निकालना है वो है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है चित्र में? ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को आई कहा जाता है, आई फॉर इमेज है। और प्रतिबिंब कहाँ है? देखो प्रतिबिंब ये है मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए इसकी लंबाई कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। चिन्ह परपाटी जब हमने पढ़ी थी तो चिन्ह परपाटी में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के ऊपर यदि कोई वस्तु है या प्रतिबिंब है तो उसकी लंबाई को धनात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे यदि कोई वस्तु या प्रतिबिंब है तो उसकी लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं। तो ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए इसकी लंबाई को ऋणात्मक ले लेंगे। अगला जो मान निकालना है वो है ओ बी। जो ओ बी निकालना है, ओ बी क्या है? ओ है प्रकाश केंद्र और बी है वस्तु। प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है। और किस दिशा में नाप रहे हैं? ओ से बी की तरफ। और प्रकाश की किरण किस तरफ जा रही है? देखो ये इस तरफ, जहाँ मैंने तीर का निशान लगाया इस तरफ जा रही है ना प्रकाश की किरण। तो दूरी नाप रहे हैं ओ से बी की तरफ और प्रकाश की किरण जा रही है उसके विपरीत दिशा में। तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जब दूरी नापते हैं तो वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसलिए ओ बी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अब आता है ओ बी डैश। ओ बी डैश क्या है? ओ है प्रकाश केंद्र और बी डैश है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली जो है ओ बी डैश प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब की दूरी को भी कहा जाता है, तो भी लिख देंगे। जिस दिशा में किरण जा रही है उसी दिशा में नाप रहे हैं। देखो सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है तो उसी दिशा में देखो किरण जा रही है, उसी दिशा में नाप रहे हैं इसलिए भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से ए बी, ए डैश बी डैश, ओ बी और ओ बी डैश का मान चित्र से निकाल लेते हैं। जैसा कि चित्र में अभी मैंने बताया वैसे ही मान यहाँ पर लिखे हैं। देखो उत्तर लेंस के लिए बता रहे थे ना, उत्तर लेंस के लिए यदि प्रश्न में पूछता है तो वैसे ही मान यहाँ पर निकाल कर लिखे हुए हैं। देखो ए बी का मान ओ लिखा है, ए डैश बी डैश का मान माइनस आई लिखा है, ओ बी का मान माइनस यू, ओ बी डैश का मान भी लिखा है। इन सभी मानों को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो समीकरण 2 में ऊपर लिखा है ए बी, तो ए बी का मान आ गया ओ, बटे में लिखा है ए डैश बी डैश तो इसका मान आ गया माइनस आई। बराबर में लिखा हुआ है, बराबर में है ओ बी बटे ओ बी डैश तो ओ बी का मान है माइनस यू बटे भी। तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस का गुणा करेंगे तो दोनों तरफ माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा ओ बटे आई बराबर यू बटे भी। अब इसी में क्या कर सकते हैं? देखो आई को ऊपर ले जाएं, आई को ऊपर ले जाएंगे तो भी कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। ऐसा देखो आई बटे ओ करेंगे जब तो क्या हो जाएगा? इधर भी बटे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ आई बटे ओ का मान भी बटे यू प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे तरफ लिखा है लाइन के इस तरफ अवतल लेंस के लिए। यदि प्रश्न अवतल लेंस के लिए है तो अवतल लेंस के लिए भी इसी प्रकार से ए बी, ए डैश बी डैश, ओ बी और ओ बी डैश के मान निकालेंगे। ये देखो चित्र में देखते हैं ए बी क्या है चित्र में? ए बी है वस्तु, वस्तु को ओ कहा जाता है और मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए धन का हो जाएगा। फिर ए डैश बी डैश क्या है चित्र में? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के लिए आई लिखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर है ये भी इसलिए
आई भी धनात्मक होगा इसमें। ये है ना, देखो ए डैश बी डैश, ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेखा खींची है यहाँ पर ए डैश बी डैश है, तो ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये भी धनात्मक हो गई। अब ओ बी डैश ओ बी देखते हैं पहले। ओ बी क्या है? ओ है प्रकाश केंद्र, बी है जहाँ पर वस्तु रखी है। प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं और विपरीत दिशा में नाप रहे हैं इसलिए माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही ओ बी डैश क्या है? ओ है प्रकाश केंद्र, बी डैश है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं और विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो ये भी माइनस का होगा। तो ये इस प्रकार से ये चारों मान अवतल लेंस के लिए निकाल लेते हैं। जैसा अभी चित्र में बता रहे थे वैसे ही मान यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, सभी मान निकाल के यहाँ पर लिख दिए। समीकरण 2 में मान रखेंगे फिर से, जैसे उत्तल लेंस के लिए मान निकाला था और मान निकाल के फिर समीकरण 2 में रखा था, वैसे ही अवतल लेंस के लिए मान निकालेंगे और मान निकाल कर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में जब रखेंगे तो ये इस प्रकार से समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आई बटे ओ बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो यू बटे भी। इसमें भी आई को ऊपर ले जाएंगे तो भी ऊपर पहुँच जाएगा। आई को ऊपर ले जाएंगे तो आई बटे ओ हो जाएगा और बराबर में भी बटे यू यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं उत्तल लेंस के लिए पूछा जाए प्रश्न, चाहे अवतल लेंस के लिए पूछा जाए, आई बटे ओ का मान भी बटे यू आ रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जिस लेंस के लिए पूछे उस लेंस के लिए आपको ये उत्तर में लिखना है। अब ऊपर जो मान निकले हैं, कौन से मान निकले हैं? दोनों लेंसों के लिए आई बटे ओ बराबर भी बटे यू निकला है, दोनों लेंसों के लिए निकला है ये मान। तो इस मान को कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में क्या लिखा है? समीकरण 1 में लिखा था m बराबर आई बटे ओ, ये समीकरण 1 में लिखा है। तो उस समीकरण 1 में ये आई बटे ओ का मान रख देंगे, चाहे उत्तल लेंस के लिए निकालो चाहे अवतल लेंस के लिए। लाइन खींच के मैंने दोनों के लिए बताया है, देखो। तो जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 में रखना है, इस समीकरण में आई बटे ओ की जगह पे मान जब रखेंगे तो m की जगह पे m आ जाएगा, बराबर में आई बटे ओ का मान भी बटे यू आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, दोनों में एक जैसा मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना है, अवतल लेंस के लिए पूछे तो अवतल लेंस का चित्र बनाना है और अवतल लेंस वाले भाग को लिखना है। उत्तल लेंस के लिए पूछे तो उत्तल लेंस का चित्र बनाना है, उस वाले भाग को लिखना है। दोनों लेंसों के लिए नहीं पूछा जाएगा। यदि नाम से नहीं पूछता तो जिस लेंस के लिए आपको लिखना है उस लेंस का चित्र बना के उसके लिए लेंस सूत्र निगमित, उसके लिए रैखिक आवर्धन का सूत्र निगमित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता की परिभाषा बताना है और इसका मात्रक बताना है। मात्रक बताने के साथ साथ उसके मात्रक को परिभाषित भी करना है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताना है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है ये बताना है और उस मात्रक को भी परिभाषित करना है। तो देखते हैं आंसर। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब 1 के बटे में लिखेंगे, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1 बटे फोकस दूरी। व्युत्क्रम है मतलब 1 के बटे में लिखेंगे ना, तो 1 बटे फोकस दूरी, लेंस की क्षमता मतलब 1 बटे फोकस दूरी। क्षमता को पावर भी कहते हैं इसलिए उसके लिए P लिखा जाता है, बराबर 1 बटे फोकस दूरी के लिए F लिख देंगे, मतलब P बराबर हो जाएगा 1 बटे F। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। कभी जैसे आँखों की जांच कराने के लिए गए हों आप,
चश्मा जब बनता है ना किसी का, तो आँखों की जांच कराने के लिए जब जाते हैं तो उसमें देखा होगा, उसमें जब वो लिख के देते हैं कि कितने उसका किसने पावर का चश्मा बनना है, तो उसमें वो डी ही लिखते हैं, देखा होगा। तो वो डी किस लिए लिखा जाता है? उस चश्मे में जो लेंस लगना है, उस लेंस की क्षमता के लिए वो डी लिखा जाता है। डी का मतलब डाईऑप्टर, इतनी क्षमता, इतनी डाईऑप्टर का लेंस उस चश्मे में लगाया जाना है। ऐसा प्रदर्शित करने के लिए उस पर्चे में क्या करते हैं, वो डी लिखते हैं, लिख देते हैं ना 1.7 डी ऐसा, या 0.11 डी, इस प्रकार से माने कोई भी जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू वहाँ पे वो लिख देते हैं। तो डी का मतलब है डाईऑप्टर, मतलब उस लेंस की क्षमता को वो प्रदर्शित करता है, लेंस की क्षमता का वो मात्रक है। अब लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, उस मात्रक को भी परिभाषित करना है। तो मात्रक की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, हेडिंग आपको यहाँ पर लिख लेना है डाईऑप्टर, और हेडिंग लिखने के बाद आपको ये अतः यदि जो लिखा है इसको नहीं लिखना है, ठीक है। डाईऑप्टर की क्या परिभाषा है? किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डाईऑप्टर कहलाती है। कैसे पता लगा ये? चूँकि P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता को P लिखते हैं ना, P बराबर 1/f होता है, ऊपर अभी पढ़ा अपन ने। तो यदि फोकस दूरी का मान 1 होगा तो क्या आएगा, 1/1 आ जाएगा। फोकस दूरी f का मान 1 हो गया, मतलब 1/1। तो फोकस दूरी यदि 1 मीटर है तो क्षमता भी कैसी होगी, 1 डाईऑप्टर होगी। P बराबर 1 आ रहा है ना, P बराबर 1/1 मतलब 1 आ रहा है। तो लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर है, इसका मतलब उसकी क्षमता कैसी होगी, 1 डाईऑप्टर होगी। तो ये डाईऑप्टर की परिभाषा है। 1 डाईऑप्टर का जो मान है वो 1 प्रति मीटर, मीटर की घात -1 लिखा है ना, इसको प्रति मीटर पढ़ते हैं। तो 1 डाईऑप्टर का मान होता है 1 प्रति मीटर। और यदि सेंटीमीटर में उसी को नापें तो सेंटीमीटर में नापेंगे तो ऊपर 100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो सूत्र होता है ना, P बराबर 1/f, ऊपर जो लिखा है यहाँ पर, P बराबर 1/f में 100 का गुणा कर दिया। क्यों 100 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो P बराबर हो जाएगा 100/f, और f के बगल में लिख दिया, देखो कि सेंटीमीटर में ले रहे हैं f को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सेंटीमीटर में यदि सूत्र कहें तो P बराबर 100/f होता है, और मीटर में यदि क्षमता का सूत्र कहें तो P बराबर 1/f होता है। तो ये इस प्रकार से इसको आपको लिखना है।